हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। ज़रा सोचिए, आप किसी कसिनो में बैठकर गैम्बलिंग कर रहे हो जहां आपने काउंटर से असली टोकन चिप्स लिए और फिर यही असली टोकन चिप्स टेबल पर नकली टोकन चिप्स से बदल जाएं तो कैसा हो। आज की कहानी भी एक ऐसे ही अनोखे स्कैम के बारे में है जिसमें एक ठग ने नकली कसिनो चिप्स को असली चिप्स से बदला और कसिनो को कई हजार डॉलर का चूना लगाकर वहां से निकल गया। हालांकि ये फ्रॉड हुआ तो अमेरिका के न्यू जर्सी में था, मगर इसके तार चाइना से जुड़े थे और जब मैं आपको इस कनेक्शन के बारे में बताऊंगा तब आपके होश उड़ जाएंगे। जिस टूर्नामेंट में ठगी को अंजाम दिया गया उसमें लगभग 4,800 लोगों ने हिस्सा लिया था और ये पूरी ठगी कसिनो और इतने सारे लोगों के सामने अंजाम दी गई, मगर जब तक उन्हें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो आखिर कौन था ये गैम्बलर ठग, कैसे इस अनोखी और शातिर ठगी को अंजाम दिया गया, कैसे उसने ये नकली कसिनो चिप्स बनाए और क्या वो कभी किसी के हाथ लगा, ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है जनवरी सन 2014 को, जब अटलांटिक सिटी के हैरिस कसिनो के 2 वॉशरूम पाइप्स ब्लॉक हो जाते हैं। ये कंप्लेन अगल बगल के 2 रूम से लगातार कसिनो के रिसेप्शन पर की जा रही थी कि शायद उनके वॉशरूम पाइप्स ब्लॉक हो गए हैं, जिसकी वजह से अंदर पानी भर रहा है और साथ ही साथ फ्लश भी काम नहीं कर रहा है। ये कंप्लेन मिलते ही कसिनो में प्लम्बर को बुला लिया जाता है, जो सीधा इन दोनों रूम्स की तरफ चला जाता है। प्लम्बर को लग रहा था कि अंदर शायद पेपर टॉवेल या फ़ोन चला गया है और फिर वो पाइप्स को खोलना शुरू करता है, मगर जैसे ही पाइप खुला प्लम्बर ने वो देखा जो उसने आज तक कभी नहीं देखा था। इस पाइप के अंदर कई सैकड़ों कसिनो चिप्स थे और ये सभी बोरगाटा पोकर चिप्स थी जिनकी कीमत $3 लाख यानी लगभग 2.5 करोड़ रुपए थी। इन सभी चिप्स ने पाइप को पूरी तरह जाम कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि किसी ने इन चिप्स को फ्लश करके गायब करने की कोशिश की है। ये देख प्लम्बर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि ये चिप्स बोरगाटा कसिनो के सबसे बड़े पोकर टूर्नामेंट में इस्तेमाल हो रहे थे। बहरहाल प्लम्बर कसिनो के मैनेजर को कॉल करके सब कुछ बता देता है, जिसके बाद कसिनो की सिक्योरिटी वहाँ पहुँच जाती है और रात होते होते पूरे कसिनो को पता चल चुका था कि कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। हालांकि वो सब इस बात से बेखबर थे कि पाइप्स में मिले ये कसिनो चिप्स तो अभी महज शुरुआत है, क्योंकि इस ठगी को जिस शख्स ने अंजाम दिया था वो इस कसिनो से महज थोड़ी दूर पर एक होटल के कमरे में अपने बैग पैक कर रहा था ताकि वो यहाँ से भाग सके, और वो यहाँ से भागने में कामयाब भी हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी रकम के कसिनो चिप्स आखिर सीवर पाइपलाइन तक पहुँचे कैसे, मगर इससे पहले हमें उस आदमी के बारे में जानना होगा जिसने ये कसिनो चिप्स इन सीवर लाइन में फ्लश किए। इस पूरे फ्रॉड के मास्टरमाइंड का नाम है क्रिश्चियन लुसार्डी, जो एक आम आदमी था और जिसके नाम कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। लुसार्डी को ना तो जुआ खेलने का कोई एक्सपीरियंस था और ना ही इससे पहले उसने कोई धोखाधड़ी या फ्रॉड किया था, और वो नॉर्थ कैरोलिना में अपने एक आम जिंदगी गुजार रहा था। उसका हमेशा से यही सपना था कि वो बहुत सारे पैसे कमाए, मगर ये पैसे कमाने के लिए उसे एक ऐसे रास्ते की तलाश थी जिससे कम से कम वक्त में वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके और उसे कोई काम ना करना पड़े। हालांकि उसके घरेलू हालात पहले से ही ठीक ठाक थे, मगर उसे रूल्स फॉलो करना अच्छा नहीं लगता था और इसीलिए वो छोटे मोटे लीगल काम करके पैसे कमाने लगा। 90 का दशक आते आते वो अलग अलग अपार्टमेंट्स में इलीगल कार्ड गेम्स खिलवाने लगा, जिसमें हर गेम पर उसका कमीशन होता था। हालांकि इससे होने वाली कमाई बहुत कम थी, मगर इलीगल कामों की दुनिया में लुसार्डी का ये पहला कदम था, जिससे उसने ये सीख लिया कि अगर आपको सिस्टम के बारे में मालूमात है तो आप उसे मैनिपुलेट करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरह छोटे मोटे इलीगल काम करके उसने कई साल गुजारे और तब आता है सन 2000, जब वो फैसला करता है कि वो अपने इलीगल कामों को और बड़े लेवल पर लेकर जाएगा। इस बार लुसार्डी हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवीज़ की पायरेटेड सीडीज़ बेचने का फैसला करता है और इसके लिए वो इन सीडीज़ को चाइना से बनवाकर पूरे अमेरिका में बल्क सप्लाई करने लगा। ये लुसार्डी के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद सौदा साबित हुआ, जिसमें उसने 35,000 सीडीज़ बेची और $1.5 मिलियन कमाए, मगर यही उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। इतनी सारी पायरेटेड सीडीज़ मार्केट में आने के बाद जब फेडरल पुलिस ने इसकी छानबीन की तब वो सीधा लुसार्डी तक पहुंच गए, जिसके बाद उसके घर पर रेड मारी गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देखते ही देखते उसका ये पूरा इलीगल ऑपरेशन चौपट हो गया और उसने जो भी पैसे कमाए थे वो सब पुलिस ने जब्त कर लिए। इस पायरेसी के लिए उसे 6 महीने की सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद वो जेल से बाहर तो आ गया, मगर वो फैसला कर चुका था कि अब वो रुकेगा नहीं और अपने इस फ्रॉड को और बड़े लेवल पर लेकर जाएगा। क्योंकि अब लुसार्डी के नाम के साथ एक क्रिमिनल रिकॉर्ड जुड़ चुका था और वो फेडरल पुलिस की नज़रों में भी आ चुका था, और तभी वो अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत और नुकसानदेह फैसला लेता है। अब लुसार्डी की नज़र कसिनो इंडस्ट्री पर पड़ती है, जहां गेम्स को मैनिपुलेट करके कसिनो जीतते हैं और प्लेयर्स के साथ धोखा किया जाता है, और तभी वो फैसला करता है कि अब वो कसिनोज के साथ स्कैम करेगा।
लुसार्डी का मानना था कि कसिनोज खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है जो लोगों को किस्मत चमकाने का सपना तो दिखाते हैं मगर खुद इस गेम को कंट्रोल करते हैं। ये कसिनो हर साल उन लोगों से बिलियन डॉलर्स कमाते हैं जिनका कभी जीतने का कोई चांस ही नहीं था, जिसमें स्लॉट मशीन्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि खेलने वाला बार बार खेलता रहे और पोकर खेलने में चाहे जो भी जीते या हारे कसिनोज को उसका मोटा कमीशन मिलता रहता था। बहरहाल लुसार्डी अब फैसला कर चुका था कि अगर कसिनो प्लेयर्स के साथ चीट कर सकता है तो एक प्लेयर भी कसिनोज के साथ फ्रॉड कर सकता है। लुसार्डी ने जिस कसिनो को अपना निशाना बनाने का फैसला किया वो कोई मामूली कसिनो नहीं बल्कि अटलांटिक सिटी का सबसे बड़ा बोरगाटा कसिनो था, जहां रोज़ कई मिलियन डॉलर की गैम्बलिंग होती थी और इसमें कुछ नकली चिप्स का हेर फेर भी हो जाता तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। लुसार्डी ने प्लान रातों रात नहीं बनाया बल्कि ये प्लान धीरे धीरे अपने आप बनता चला गया और ये पूरा प्लान एक ही बुनियाद पर बना था कि उसे कसिनो बिना वॉल्ट को हाथ लगाए लूटना है। अब लुसार्डी का दिमाग हर वक्त कसिनो को ठगने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचने लगता है और तब उसका ध्यान कसिनो टूर्नामेंट में खेले जाने वाले पोकर चिप्स की तरफ जाता है। ज़्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं होती है कि टूर्नामेंट के पोकर चिप्स महज पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इन्हें कैश काउंटर पर ले जाकर कैश नहीं कराया जा सकता। इन पोकर चिप्स की वैल्यू महज टूर्नामेंट के दौरान टेबल पर ही होती है क्योंकि इन्हीं की मदद से बेट प्लेस की जाती है और इसी बात का लुसार्डी फ़ायदा उठाने वाला था। क्योंकि इन पोकर चिप्स पर रेगुलर चिप्स की तरह ना तो कोई RFID टैग्स होता है और ना ही कोई सीरियल नंबर, इसीलिए इन पोकर चिप्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल था और साथ ही साथ हर टेबल पर खेलने वाले बदलते रहते थे, इसीलिए कोई नहीं जानता था कि किस टेबल पर क्या हो रहा है और उनका ध्यान सिर्फ कार्ड पर होता। इस पूरे पोकर टूर्नामेंट में बस यही एक कमी थी जिसे लुसार्डी ने पकड़ लिया था और वो इससे एक नया इतिहास लिखने वाला था। लुसार्डी को अब इतने पोकर चिप्स की ज़रूरत थी जिससे वो खेल सके और जिन्हें वो असली पोकर चिप्स के साथ मिला सके ताकि वो प्राइज़ मनी जीत जाए, मगर साथ ही साथ उसे इस बात का भी ध्यान रखना था कि ये चिप्स देखने में बिल्कुल असली और परफेक्ट हों। अब लुसार्डी का सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात पर था कि ये चिप्स देखने और खेलने में बिल्कुल असली लगें और तब वो दोबारा उसी जगह का रुख करता है जहां दुनिया की किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट आसानी से बनाया जाता है और वो जगह थी चाइना। चूँकि लुसार्डी पहले भी चाइना से पायरेटेड सीडीज़ बनवा चुका था, इसीलिए वो इस पूरे सिस्टम को जानता था और फिर वो दोबारा एक ऐसे सप्लायर की तलाश में लग जाता है जो उसे असली दिखने वाले बिल्कुल रियल चिप्स बनाकर दे सके। ये टूर्नामेंट पोकर चिप्स अटलांटिस के बोगोटा कसिनो में इस्तेमाल होते थे और लुसार्डी कुछ चिप्स वहाँ से ले आता है। अब वो सप्लायर ढूंढने के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ब्लैक मार्केट में भी तलाशने लगा और आखिरकार उसे एक कंपनी मिल जाती है जिसके पास सही मटेरियल और सही कलर था और वो बिना कोई भी सवाल किए लुसार्डी के लिए नकली चिप्स बनाने के लिए तैयार हो गए थे। लुसार्डी इस कंपनी को पहले कुछ चिप्स सैंपल के तौर पर भेजता है और उनसे कहता है कि वो इन चिप्स को कलर, वेट और टेक्सचर के लिए इस्तेमाल करें और हूबहू ऐसे ही पोकर चिप्स बनाएं। बहरहाल एक हफ्ते बाद ही लुसार्डी को एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें हाई वैल्यू के कई सैकड़ों बोरगाटा पोकर चिप्स थे और ये सभी देखने और छूने में बिल्कुल असली लग रहे थे। लुसार्डी अब एक एक चिप्स को छूकर चेक करना शुरू करता है जिसमें प्लास्टिक हाई क्वालिटी की थी, कलर सेम टू सेम था और प्रिंटिंग बहुत साफ़ सुथरी और बेहतरीन थी। हालांकि लुसार्डी ने चिप्स का इंतजाम तो कर लिया था मगर अब उसे ज़रूरत थी टूर्नामेंट के स्ट्रक्चर, रूल्स और प्लेयर्स की साइकोलॉजी को समझने की, क्योंकि इसी की मदद से वो पोकर टूर्नामेंट खेल सकता था। बहरहाल अगले कई हफ्तों तक वो अलग अलग कसिनोज के चक्कर लगाता रहा जहां वो लोगों के हैंड मूवमेंट, टेबल पर सिक्योरिटी और किस तरह लोग कसिनो में खेलते हैं इस बात पर ख़ास ध्यान देने लगा। वो कोई पोकर चैंपियन नहीं बनना चाहता था बल्कि वो गेम में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक टिके रहना चाहता था ताकि जीत की रकम हासिल कर सके और किसी को उस पर कोई शक भी ना हो। उसका मानना था कि अगर एक बार भी वो जीत गया तो उसका प्लान कामयाब हो जाएगा और फिर वो इस फ्रॉड को दूसरे टूर्नामेंट में दोबारा अंजाम देगा क्योंकि उसे अमीर बनने के लिए स्ट्रिक को कई बार दोहराना होगा। बोरगोटा पोकर टूर्नामेंट को शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए थे और इसमें 4,800 लोग हिस्सा लेने वाले थे, जिसमें हर शख्स $410 की बेट लगाने वाला था और जैकपॉट का इनाम था $2 मिलियन। लुसार्डी के लिए एक बेहतरीन मौका था क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में वो नकली चिप्स आसानी से चला सकता था और किसी को उस पर कोई शक नहीं होता। बहरहाल 14 जनवरी सन 2014 को वो दिन भी आ जाता है जिस दिन बोरगोटा कसिनो में पोकर गेम की शुरुआत होने वाली थी और हज़ारों प्लेयर्स कसिनो फ्लोर पर इसके शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। ये इसको उसका सबसे बड़ा पोकर टूर्नामेंट था और लुसार्डी इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था जहां सैकड़ों टेबल पर हज़ारों प्लेयर्स खेलने वाले थे और ये बात किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी कि एक प्लेयर पूरे कसिनो सिस्टम को ठगने वाला है।
लुसाडी इस कसिनो में अपने असली नाम से चेक इन करता है क्योंकि उसका मानना था कि इतनी भीड़ और इतने सारे लोगों में एक शख्स पर उंगली उठाना नामुमकिन होगा, और यही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बहरहाल कसिनो में अंदर जाने के बाद वो अपनी टेबल पर बैठ जाता है, जिसके बाद डीलर पत्ते बांट देता है और लुसाडी गहरी सांस लेते हुए अपने पहला नकली पोकर चिप्स टेबल पर फेंकता है। इस दौरान ना तो उसने अपने हाव भाव बदले और बिल्कुल नॉर्मल रहा, और इसी वजह से आसपास बैठे किसी भी शख्स को यह एहसास नहीं हुआ कि ये नकली चिप्स है। चिप्स टेबल पर फेंकते ही दूसरे चिप्स के साथ मिल गया और फिर टेबल पर जैसे कहीं गायब हो गया, जिसका साफ मतलब था कि लुसाडी का ये पैतरा काम कर गया था। लुसाडी सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात पर दे रहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक इस गेम में टिका रहे, और इसीलिए वो बीच बीच में छोटे मोटे अमाउंट्स हार भी रहा था ताकि वो बिल्कुल रियल प्लेयर लगे और किसी का शक उस पर ना जाए। अब वो हर बेट पर थोड़े थोड़े नकली चिप्स असली चिप्स के साथ सर्कुलेट करता जा रहा था, और दोपहर आते आते आधे से ज़्यादा प्लेयर्स कंगाल हो चुके थे और उनके पास खेलने के लिए पोकर चिप्स नहीं बचे थे, जबकि लुसाडी अभी भी खेल रहा था और चिप्स पर चिप्स टेबल पर फेंकता जा रहा था। पहला दिन ख़त्म होते होते वो चिप लीडरों में से एक बन चुका था, और अब वो कसिनो अथॉरिटी की नज़रों में भी आना शुरू हो गया था, मगर इस बात से बेखबर वो अपने गेम में आगे बढ़ता जा रहा था। इस पोकर टूर्नामेंट में जीतने की एक कंडीशन थी कि जो प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा लंबे वक्त तक इस गेम में टिका रहेगा उसे ही इनाम का कुछ हिस्सा मिलेगा, और अगर लुसाडी अगले दिन तक टिक गया तो वो इनाम जीतने के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। जहां दूसरे प्लेयर पैसे खर्च करके ये पोकर चिप्स खरीद रहे थे, वहीं लुसाडी के पास हज़ारों नकली पोकर चिप्स थे, जिसका मतलब था कि वो हारे या जीते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, मगर वो लंबे वक्त तक ज़रूर टिकने वाला था और जीतने वाला था। टूर्नामेंट का पहला दिन खत्म होने के बाद लुसाडी अपने होटल रूम में वापस चला जाता है और फिर कसिनो फ्लोर पर पोकर चिप्स की गिनती शुरू हो जाती है, जिसके बाद कसिनो स्टाफ के सामने कुछ ऐसे सवाल खड़े हो गए जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्योंकि हर दिन ख़त्म होने के बाद इन पोकर चिप्स को काउंट करके टैली किया जाता था, मगर इस रात इन पोकर चिप्स का हिसाब मैच नहीं हो रहा था। पहले तो कसिनो स्टाफ को लगा कि उनकी काउंटिंग में कोई मिस्टेक हो गई है, क्योंकि जितने पोकर चिप्स गेम के दौरान सर्कुलेशन में होते हैं उससे कई ज़्यादा चिप्स गिनती में आ रहे थे, और इसीलिए वो फिर से दोबारा चिप्स की काउंटिंग करते हैं, मगर इस बार भी चिप्स ज़्यादा ही आ रहे थे। इतने बड़े टूर्नामेंट में चिप्स का गिनती से ज़्यादा होना कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि सभी चिप्स हर टेबल पर रिकॉर्ड के हिसाब से बांटे जाते थे, मगर गिनती में इशू हुए चिप्स से भी ज़्यादा आ रहे थे। ये देखते ही कसिनो सिक्योरिटी को ये समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो फ़ौरन सर्विलेंस कैमरास की फुटेज चेक करने पहुंच जाते हैं। इस फुटेज को चेक करने में उन्हें कई दिन लग गए, जिसमें उन्होंने कसिनो की हर टेबल को बहुत बारीकी से देखा, और जो नाम उनके सामने निकल कर आया वो था क्रिश्चियन लुसाडी। लुसाडी का नाम सामने आने के पीछे की वजह थी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, जब पायरेटेड सीडीज़ बेचने की वजह से वो जेल गया था, मगर इसके अलावा कसिनोज के पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। कसिनो सिक्योरिटी को बस शक था कि लुसाडी इन पोकर चिप्स के पीछे हो सकता है, और इसीलिए वो उसे सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। बहरहाल अगला दिन आते ही टूर्नामेंट फिर से शुरू हो जाता है, और लुसाडी चुपचाप खामोशी से उसी तरह खेलने लगता है जैसे वो पहले दिन खेल रहा था। हालांकि उसके पोकर चिप्स आसानी से असली पोकर चिप्स के साथ मिल तो जा रहे थे, मगर इसके बावजूद भी वो बहुत चौकन्ना था, क्योंकि अब उसे ये एहसास होना शुरू हो गया था कि कुछ लोगों की नज़र उस पर है। उसे अपने आसपास कुछ अलग सी एनर्जी महसूस हो रही थी, मगर फिर उसे लगने लगता है कि उसका वहम हो सकता है, और वो अपने गेम पर फोकस करने लगा। दोपहर आते आते वो $6,814 जीत चुका था, जिसका मतलब था कि उसका प्लान काम कर गया था, और वो ये पोकर चिप्स लेकर कैश कराता है और अपना बैग लेकर कसिनो के बाहर निकल जाता है। हालांकि वो कसिनो से बाहर तो आ गया था, मगर उसके दिमाग में एक बात घर कर गई थी कि सभी कैमराज उसी की तरफ देख रहे थे, मानो कसिनो में हर सिक्योरिटी गार्ड को उसके बारे में पता चल गया हो, और इसीलिए वो जब तक होटल पहुंचा तब तक उसके हाथ कांपना शुरू हो गए थे। उसके दिमाग में बस एक ही बात बार बार घूम रही थी कि कसिनो को उसके बारे में पता चल चुका है, और उसे अब ये डर सताने लगा कि अगर वो उसके पीछे आ गए और उन्होंने उसका रूम चेक कर लिया तो उनके हाथ बाकी नकली चिप्स लग जाएंगे और उसका खेल ख़त्म हो जाएगा। बहुत सोचने के बाद वो फैसला करता है कि अब वो प्लान बी पर काम करेगा, और फिर उसने जो किया वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। उसकी नज़र अब एक सूटकेस पर पड़ती है जो पूरी तरह नकली पोकर चिप्स से भरा था, और ये एक बहुत बड़ा सबूत भी था जिसमें लगभग $2 लाख के पोकर चिप्स अभी भी रखे हुए थे। लुसाडी को लग रहा था कि अब वक्त निकलता जा रहा है और उसके दरवाजे पर कभी भी दस्तक हो सकती है, और इसीलिए वो इन चिप्स को गायब करने का फैसला करता है।
हालांकि इन चिप्स को गायब करने के लिए उसके पास और कई ऑप्शंस थे, जैसे वो इन चिप्स को समंदर में फेंक सकता था या उन्हें जंगल में जला सकता था या गाड़ सकता था, मगर इन सभी तरीकों में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता और इसीलिए वो एक अलग और अनोखा तरीका निकालता है। वो सभी पोकर चिप्स को ब्रीफ केस से निकालता है और उन्हें लेकर सीधे बाथरूम की तरफ चला जाता है, जहाँ वो थोड़े थोड़े चिप्स को पॉट में डालकर फ्रेश करने लगा। ये सभी चिप्स $1000 से लेकर $5000 तक थे और इन सबको एक झटके में फ्लश कर दिया गया जैसे कोई बात ही ना हो। इन चिप्स के फ्लश होने के महज थोड़ी देर बाद ही पाइप्स ब्लॉक होना शुरू हो गए और महज कुछ ही देर बाद इन रूम्स से कंप्लेंट रिसेप्शन पर कर दी गई। लुसार्डी को इस बात की खबर तक नहीं थी कि पाइप्स ब्लॉक हो रहे हैं और वो बस फटाफट अपना सामान पैक करता है और उस होटल से चेकआउट करके दूसरे होटल चला जाता है। उसे अब ये लगने लगा था कि होटल चेंज करने की वजह से वो बच गया है और पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी, मगर वो इस बात से बेखबर था कि हैरस होटल में एक प्लम्बर ने खुदाई शुरू कर दी है। खुदाई में ब्लॉकेज से होते हुए वो मेन लाइन तक पहुंच जाता है और पाइप पर हथौड़ा मारने पर उसमें से पोकर चिप्स निकलने लगते हैं, जो अपने आप में बहुत हैरत अंगेज था। लगभग 380 बोरगोटा पोकर चिप्स इस पाइपलाइन से बाहर निकलते हैं और उन सबकी कंडीशन एकदम बेहतरीन थी। ये देखने के बाद प्लम्बर कश्मकश में पड़ गया और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और इसी दौरान होटल का मैनेजर बोरगोटा कसिनो में कॉल करके उन्हें इस बारे में बता देता है। ये चिप्स देखने के बाद बोरगोटा कसिनो अथॉरिटी को अब सब कुछ समझ आने लगा कि उनके यहाँ पोकर चिप्स ज़्यादा क्यों हो रहे थे और वो इन सभी चिप्स को नकली करार दे देते हैं। ये पता चलने के बाद अब उन्हें उस शख्स को ढूंढना था जो इस होटल रूम से भाग चुका था और इसमें सर्विलेंस फुटेज ने उनकी मदद की। अब वो रिसेप्शन में एंट्री बुक से शख्स का नाम निकालते हैं और साथ ही साथ होटल की फुटेज भी चेक करते हैं और जो नाम उनके सामने आया वो था क्रिश्चियन लुसार्डी। उनका शक यकीन में इसीलिए भी बदल गया क्योंकि यही शख्स उनके कसिनो में खेल भी रहा था और टूर्नामेंट के तीसरे दिन वो वापस नहीं लौटा। बहरहाल अब लुसार्डी की तलाश शुरू हो जाती है और उसे ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं था क्योंकि होटल का मैनेजर ये जानता था कि लुसार्डी चेकआउट करके किस दूसरे होटल में गया है। इस दूसरे होटल में लुसार्डी ने अलग नाम से चेक इन किया था और पेमेंट भी कैश करी थी ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच सके, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी और अगले दिन 15 जनवरी सन 2014 को उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस रूम में पुलिस को और भी नकली पोकर चिप्स मिले, जिसके बाद ये खबर अमेरिका के हर न्यूज़ चैनल पर दिखाई जाने लगी और फ्लश हुए चिप्स, कसिनो में मिले चिप्स और इस रूम में मिले चिप्स की कुल कीमत थी $3.5 मिलियन यानी लगभग 30 करोड़ रुपए। ये न्यू जर्सी के इतिहास का सबसे बड़ा नकली कसिनो चिप्स फ्रॉड बन गया, जिसके बारे में कसिनो सिक्योरिटी को पूरे 2 दिन बाद पता चला और इस पोकर टूर्नामेंट को फौरन बंद कर दिया गया। आखिरी बचे 27 प्लेयर्स को जैकपॉट प्राइज में से बराबर का हिस्सा बांट दिया गया और बाकी हारे हुए प्लेयर्स को उनका अमाउंट वापस कर दिया गया। लुसार्डी के इस फ्रॉड की वजह से ये पूरा टूर्नामेंट चौपट हो गया, जिसमें कई हफ्तों की प्लानिंग, हज़ारों एंट्रीज और कई $मिलियन का नुकसान कसिनो को उठाना पड़ा, वो भी सिर्फ नकली पोकर चिप्स की वजह से। हद तो तब हो गई जब प्लेयर्स के ग्रुप ने कसिनो पर केस कर दिया, ये कहते हुए कि उनकी सिक्योरिटी में कमी थी और अगर वो सही चिप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते तो इस फ्रॉड को होने से रोका जा सकता था। हालांकि ये केस कोर्ट में तो गया, मगर कोर्ट ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इन सब का जिम्मेदार सिर्फ लुसार्डी ही है और वो पहली पुलिस की कस्टडी में है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि लुसार्डी ने कोई भी वकील करने से मना कर दिया और उसने चुपचाप अपना फ्रॉड कबूल कर लिया। कोर्ट ने लुसार्डी पर नकली चिप्स बनाने और एक पब्लिक टूर्नामेंट को मैनिपुलेट करने का आरोप लगाते हुए उसे 5 साल की सज़ा सुनाई और साथ ही साथ उस पर $4,65,000 यानी 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इस सज़ा के साथ साथ उसे $9,500 का वो हर्जाना भी भरना था जो उसने हैरस कसिनो की सीवर पाइपलाइन चिप्स फ्लश करके ख़राब की थी। कोर्ट में जज ने इस फ्रॉड को एक रियल लाइफ हॉलीवुड कॉमेडी का नाम दिया और हालांकि ये प्लान काम भी कर गया था, मगर इसके फेल होने की पीछे की एक ही वजह थी और वो ये थी कि लुसार्डी घबरा गया और डर की वजह से उसने बाकी चिप्स फ्लश कर दिए। इस फ्रॉड से ये बात पता चलती है कि लुसार्डी फ्रॉड की प्लानिंग करने में तो माहिर था, मगर इसमें बचकर कैसे निकलना है इस चीज़ की प्लानिंग उसने नहीं की थी और आखिरकार वो पकड़ा गया। जेल से छूटने के बाद लुसार्डी ने ना तो किसी को कोई इंटरव्यू दिया और ना ही उस पर कोई बुक लिखी गई और वो चुपचाप हमेशा के लिए गायब हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।